हेलो बच्चों। तो हम लोग पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड है, इसलिए सारे क्वेश्चन मिले नहीं हैं। जो भी क्वेश्चंस हम लोग के पास है उसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये वेक्टर का क्वेश्चन है, दिया है ए बी, और ये इक्वेशन दिया है ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू बी वेक्टर प्लस है यहाँ पर बी वेक्टर प्लस लेमडा इंटू सी वेक्टर। बी इज नॉन पैरेलल टू सी, बी सी पैरेलल नहीं है, नॉन कोलिनियर है, तो लेमडा कितना होगा। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्मूले को लगाते हैं, बीच वाला वेक्टर इनटू पहले और तीसरे का डॉट माइनस ब्रैकेट में जो अदर वेक्टर है और बचे हुए दो वेक्टर्स का डॉट इक्वल टू बी प्लस लैम्डा इंटू सी दिया हुआ है। अब हमें पता है कि दो वेक्टर्स अगर नॉन कोलिनियर है तो उनका दो लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल तभी होगा जब कोफिशिएंट्स इक्वल होंगे। तो क्लियरली सी का कोफिशिएंट दोनों साइड में इक्वल होना चाहिए, यानी लैम्डा इक्वल टू माइनस ए डॉट बी होगा। ए और बी गिवन है, डॉट ले लेंगे तो यह जाएगा आई के कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट दैट इज 3 इंटू 1 3, और जे के कंपोनेंट का प्रोडक्ट दैट इज 2 इंटू 1 2। ए में के नहीं है इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू -5। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट का है। इस क्वेश्चन में ये फंक्शन दिया हुआ है न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, और लिमिट दे दिया है, लिमिट पॉइंट एक्सटेंडिंग टू 0 है। तो हम पहले लिमिट पॉइंट को रख के देखते हैं कितना आएगा। क्लियरली लैम्डा की जगह पर 0 रखेंगे तो ये e टू द पावर 0 1 e टू द पावर -0 1 और साइन 0 0, नीचे तो 0 आ जाएगा। तो सबसे पहले बात तो न्यूमरेटर हमारा 0 होना चाहिए, तब ये लिमिट 2/3 आ सकता है। 0 रखने पर जो फॉर्म बन रहा है वो आ रहा है अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 0। Since denominator is 0, so for existence of this limit क्या कहेंगे कि अल्फा प्लस बीटा एटलीस्ट ये 0 होना चाहिए, पहला इक्वेशन। अब एल हॉस्पिटल कह रहा है कि अगर 0/0 फॉर्म बन गया है तो इस पूरे फंक्शन का लिमिट ही होगा जो इनके डेरिवेटिव्स की रेशियो का लिमिट होगा। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, अल्फा इंटू e टू द पावर x माइनस बीटा इंटू e टू द पावर -x प्लस गामा इंटू कॉस x होल डिवाइडेड बाई नीचे x इंटू साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम अप्रोक्सीमेट करके एक्स क्यूब मान सकते हैं, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x²। ठीक है, अब हम एल हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग इसकी लिमिट को निकालेंगे और ये हमारा आना चाहिए 2/3। ओके, तो फिर से लिमिट पॉइंट चेक करते हैं इसका। लिमिट पॉइंट रखते हैं, एक्स की जगह पे 0 रखेंगे तो ये अगेन अल्फा, ये अगेन बीटा, और ये इस बार cos 0 1 होता है तो ये गामा आ जाएगा। तो इस बार नीचे 3x² है तो नीचे तो फिर से 0 हो जाएगा, ये जगह अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा डिवाइड बाई 0, ये फॉर्म बन रहा है। क्लियरली फिर से ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब कि अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा ये हमारा 0 होना चाहिए, ये सेकंड इक्वेशन बन गया। अगेन अगर हमने इस पूरे को 0 ले लिया है तो अब हम कहेंगे कि ये इस फंक्शन का जो फॉर्म है वो 0/0 का फॉर्म है। तो फिर से अगेन एल हॉस्पिटल लगा दिया इसमें। तो अगेन एल हॉस्पिटल लगाने के बाद जो ये लिमिट होगा हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर अल्फा e टू द पावर x प्लस बीटा e टू द पावर -x माइनस गामा साइन x होल डिवाइड बाई 6x, और ये इसका लिमिट आना चाहिए 2/3। फिर से वही बात कि x की जगह पर 0 रखेंगे तो नीचे हमारा 0 हो जा रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो न्यूमरेटर भी 0 बनना चाहिए। 0/0 फॉर्म बनाने के लिए एक इक्वेशन मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अगेन हमारा ये आ जाएगा 0।
तो हमें कोई नया इक्वेशन नहीं मिल रहा है, ये फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन सेम है एक्चुअली। अगेन एज हॉस्पिटल एक बार और लगाएंगे, एक्सटेंडिंग टू जीरो, अल्फा प्लस सॉरी अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा इंटू कॉस एक्स डिवाइड बाई 6, ये आना चाहिए 2/3। अब हम कहेंगे कि ये लिमिट 2/3 आ रहा है, ऐसा तभी हो सकता है जब अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा इसकी वैल्यू आ जाए 2 × 6/3 दैट इज 4। ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। अब इन इक्वेशंस की सहायता से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर हम इन इक्वेशंस की सहायता से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालने जाए तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या आएगी, तो देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि सेकंड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन इनको हम अगर ऐड कर दें तो हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना आएगा, ये जाएगा 2, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। अब फर्स्ट और 5 इक्वेशन को देख लेते हैं तो अल्फा आ जाएगा 1, और अल्फा की वैल्यू अगर 1 आ गई तो अल्फा की वैल्यू 1 आ गया तो क्लियरली बीटा आ जाएगा -1। अल्फा बीटा अगर 1 और -1 है तो यहाँ से सेकंड इक्वेशन से अल्फा 1 है बीटा -1 है तो गामा इक्वल टू -2। अल्फा बीटा गामा आ गया। ऑप्शन चेक करते हैं, ए ऑप्शन, तो अल्फा 1 बीटा -1 स्क्वायर्स का सम ज्यादा आ जाएगा, 1 तो नहीं है तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। बी ऑप्शन की बात करते हैं तो बी ऑप्शन अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा हमारा -1 और बीटा इंटू गामा हो जाएगा 2 और गामा इंटू अल्फा ये हो जाएगा -2 और +1, ये ऑब्वियसली ये 0 है, बी ऑप्शन करेक्ट है। मतलब हमें सी और डी पे जाने की जरूरत नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेट ए है, इसमें 60 एलिमेंट्स है, बी जो है वो रिलेशन है ऑन ए, मतलब बी सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, और बी का एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई। तो बी में जो एलिमेंट होगा वो है एक्स कॉमा वाई, तो ऑब्वियसली एक्स जो है हमारा वो सेट ए से रहा होगा और वाई भी सेट ए से रहा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि y जो है वो p इंटू क्यू होना चाहिए और p और q प्राइम नंबर्स 3 से बड़े होने चाहिए, तो b में कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, b के एलिमेंट्स जो है वो ऑर्डर्ड पेयर है, तो कितने ऑर्डर्ड पेयर ऐसे होंगे जो क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्वेश्चन में x के बारे में कोई कंडीशन नहीं दिया है, इसका मतलब कि x के लिए 60 ऑप्शंस हैं। y की अगर हम बात करें तो y के कितने ऑप्शंस पॉसिबल होंगे, तो देखते हैं। y हमारा होना चाहिए p इंटू क्यू, और p और q ये 3 या 3 से बड़े प्राइम नंबर होने चाहिए। तो 3 या 3 से बड़े प्राइम नंबर कौन कौन होते हैं, तो 3 खुद ही होता है, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23। कई सारे प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो भी दो प्राइम नंबर हम सेलेक्ट करेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, उन दोनों का प्रोडक्ट y बनेगा, और y हमारा सेट ए से ही होना चाहिए। y सेट ए से होना चाहिए, इसका मतलब कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कभी भी 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम 23 या उससे बड़े प्राइम नंबर्स ले लें तो दूसरा प्राइम नंबर अगर हम कोई भी लेंगे इनमें से तो वो प्रोडक्ट 60 से ज्यादा आ जाएगा। इसका मतलब कि 23 या उससे बड़े वाले प्राइम नंबर्स कभी भी पी और क्यू के फॉर्म में नहीं आएंगे। तो जो प्राइम नंबर्स पी और क्यू के फॉर्म में आ सकते हैं वो हैं 3 से लेकर 20 तक के प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब देखते हैं कि कितने प्राइम नंबर्स हो सकते हैं पी और क्यू के रूप में जिनको मल्टीप्लाई करने पर y आ सकता है, अर्थात 60 या 60 से कम नंबर आ सकता है। तो एक तो 3 और 5 को ले सकते हैं, 3 और 7 को ले सकते हैं, 3 और 11 को ले सकते हैं, 3 और 13 को ले सकते हैं, 13 3 जा 39, 17 3 जा 51। ठीक है, ये कम आ रहा है, 19 3 जा 57। तो ये 19 के साथ पेयर बन गया। तो अगर हम 3 को एक फैक्टर ले रहे हैं
तो हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑप्शंस होंगे जिनमें एक फैक्टर 3 रहा होगा। मतलब 3 into 5 के रूप में ले सकते हैं पी क्यू, 3 into 7 के रूप में ले सकते हैं, एंड सो ऑन 3 into 19 तक ले सकते हैं। तो ये 6 ऑप्शंस हो गया। अब 3 into 5 और 5 into 3 एक ही तरीका माना जाएगा। अच्छा, अगर हम 5 के साथ पेयर बना रहे हैं तो एक पेयर तो 5 into 3 हो चुका है, लेकिन 5 into 7 बचा हुआ है, 5 into 11 बचा हुआ है। तो 5 के साथ केवल 2 ही आएगा, क्योंकि 5 into 13 65 पर जगह ज्यादा आ जाएगा। 7 के साथ कोई पेयर नहीं बनने वाला है, क्योंकि 7 into 11 ये हो जाएगा हमारा 77। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि पी और क्यू बस 3 या 3 से बड़े होने चाहिए। मतलब पी और क्यू दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम 3 into 3 ले लें, 5 into 5 ले लें, 7 into 7 ले, लेकिन 11 into 11 हम नहीं ले सकते हैं। तो 3 तरीका और आ गया हमारे पास। टोटल हमारे पास आ गया y को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज, ये आ गया हमारे पास 11 वेज फॉर y। तो y को चूज करने के 11 वेज, x को चूज करने के 60 वेज या ऑप्शंस। ठीक है, तो टोटल जो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन बी में एक्स वाई के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, उसके लिए हमें एक्स की वेज और वाई की वेज को मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ऑर्डर पेयर फॉर्मेशन के लिए हमें एक्स को सेट करना होगा, वाई को सेट करना होगा। तो 60 into 11, दैट इज 660 इज आवर आंसर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा का दिया हुआ है, एफ एक्स दिया है, और एफ एक्स मैक्सिमा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इंक्रीजिंग ये पूछ रहा है, ये गिवन है, स्टेटमेंट पूछ रहा है कि ऑर्डर स्टेटमेंट तो होगा। तो सीधा सीधा हम एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर देते हैं। एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 to the power x² - 2 होल क्यूब इंटू, और का डेरिवेटिव 3 x² - 2 होल स्क्वायर इंटू x² डेरिवेटिव 2x, और वो log 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये हमारा पहला फैक्टर पॉजिटिव है, 3 और 2 पॉजिटिव है, और ये होल स्क्वायर के कारण ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। एफ एक्स का जो साइन चेंज होगा वो ड्यू टू केवल इस फैक्टर के कारण होगा, एक्स के कारण होगा। तो x=0 के जस्ट राइट में एफ एक्स पॉजिटिव होगा, और 0 के जस्ट लेफ्ट में एक्स हमारा नेगेटिव होगा। 0 पे साइन चेंज कर रहा है, तो 0 पे जो डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है फंक्शन का, तो फंक्शन हमारा कुछ इस तरह से रहा होगा। इसका मतलब 0 पे फंक्शन हमारा मिनिमा को कंसीडर करेगा। x=0 पे फंक्शन में मैक्सिमा नहीं होगा, मिनिमा होगा। तो स्टेटमेंट पी जो है वो रॉन्ग हो गया, पी रॉन्ग हो गया। अब क्यू की बात करते हैं। क्यू कह रहा है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होना होगा एफ एक्स में x=√2 पर। x=√2 पे क्या होगा, देखते हैं। √2 पे एफ डैश क्या होगा, तो ऑब्वियसली x² - 2 को फैक्टराइज करेंगे तो x - √2, x + √2, तो x=√2 पर एफ डैश तो हमारा 0 आ रहा है। ठीक है, और √2 पर साइन चेंज भी नहीं आएगा, क्योंकि x - √2 का होल स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, इवन पावर है तो इसका साइन चेंज नहीं करेगा, साइन चेंज नहीं करेगा, डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब मैक्सिमम मिनिमा तो नहीं होगा। तो इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है अगर कॉनकेविटी चेंज हो, और कॉनकेविटी डिसाइड होती है डबल डेरिवेटिव से। तो डबल डेरिवेटिव देखते हैं कि डबल डेरिवेटिव का √2 के लेफ्ट राइट पे साइन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एफ डबल डैश के लिए हमें पहली बात तो ये लगेगा कि एफ डैश को डिफरेंशिएट करना चाहिए, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करने हम नहीं जाएंगे। डायरेक्टली जरा हम एफ डैश को देखें तो एफ डैश क्या है। एफ डैश के लिए हम कह सकते हैं कि एफ डैश में x - √2 का पावर 2 है, रिपीटेड रूट है। √2 एफ डैश का रिपीटेड रूट है। इसका मतलब कि एफ डबल डैश में जो भी इसका डेरिवेटिव होगा उसमें x - √2 एक बार जरूर आएगा। एक ही बार एग्जैक्टली आएगा, यानी पावर इसका 1 होगा। इसका मतलब कि एफ डबल डैश चेंज करेगा इट्स साइन अराउंड
x इक्वल टू रूट टू, यानी x इक्वल टू रूट टू के राइट में अगर कॉनकेव है तो x इक्वल टू रूट टू के लेफ्ट में कॉन्वेक्स होगा, और यही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, यानी ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो ये हमारा x इक्वल टू रूट टू पर बिहेवियर होगा, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये हमारा ग्राफ हो गया। तो ठीक है, क्यू ऑप्शन सही है। अब कह रहा है कि रूट टू के राइट में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, तो रूट टू के राइट में अगर देखें हम फंक्शन को यहाँ पर, तो डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब कि रूट टू के राइट में फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा। तो क्यू और आर दोनों ही सही है, तो बेस्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स दिया हुआ है। एफ एक्स दिया है मॉड एक्स माइनस वन कॉस मॉड एक्स माइनस टू, साइन मॉड एक्स माइनस वन, मॉड एक्स माइनस थ्री, बहुत सारे मॉड लगे हुए हैं। रीराइट करते हैं एफ एक्स को, तो एफ एक्स को अगर हम रीराइट करें तो मॉड एक्स माइनस वन, इसके साथ साइन मॉड एक्स माइनस वन को ले लेते हैं। इससे एक फायदा होगा, अभी बताते हैं। ये फिर हम कॉस मॉड एक्स माइनस टू को अलग से लिख लेते हैं, दो फैक्टर प्लस में दिया हुआ है, दो फंक्शन का बेसिकली ये एडिशन है। यहाँ है मॉड एक्स माइनस थ्री इंटू, और ये जो क्वाड्रेटिक है इसको हम फैक्टराइज कर देते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वन इंटू मॉड एक्स माइनस फोर। ओके, इस फंक्शन के बारे में क्लियरली हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा x इक्वल टू वन पे, थ्री पे, फोर पे क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं तो ये है क्या, जरा सा ध्यान दिया जाए इस फंक्शन में। तो अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है तो ये क्या होगा, ये होगा x माइनस वन इंटू साइन x माइनस वन, और अगर x लेस देन और इक्वल टू वन है तो ये आ जाएगा, दो बार माइनस साइन आएगा तो फिर से ये फंक्शन रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x चाहे कोई भी रियल नंबर हो, फंक्शन हमारा सिंपली ये यही फंक्शन आ रहा है। और ये फंक्शन कैसा होता है, ये फंक्शन फॉर ऑल एक्स क्या होता है, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। तो ये वाला पार्ट डिफरेंशिएबल है। अब इस पार्ट की बात करते हैं, तो इस पूरे का मॉड अगर हटाया जाए, तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू टू है तो इस केस में ये होगा cos x माइनस टू, और अगर x लेस देन इक्वल टू टू है तो अगेन cos माइनस ऑफ x माइनस टू, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, ये फिर से cos x माइनस टू ही आएगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि फॉर ऑल रियल नंबर्स दिस फंक्शन इज सिंपली cos x माइनस टू, और जो अगेन क्या होगा, ये हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन हो जाएगा। तो पहला जो फंक्शन हमें कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, मजे की बात ये है, ये जो फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन, ये फॉर ऑल एक्स डिफरेंशिएबल आ रहा है, और ये तीन जगह पे नॉन डिफरेंशिएबल है। और डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है, तो ये पूरा एफ एक्स जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल वहां होगा जहां पर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आर वन, थ्री एंड फोर। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आर थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, दो मैट्रिक्स दिया है थ्री बाई थ्री का, नॉन जीरो, प्रोडक्ट जीरो है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, बी इन्वर्टिबल होगा, इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्टिबल कोई मैट्रिक्स तब होता है जब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा। हमें यहाँ पर मात्र ये मालूम है कि प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट का, तो जीरो का डिटर्मिनेंट जीरो ही होगा। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका मतलब कि या तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट जीरो होगा या बी का डिटर्मिनेंट जीरो होगा। डिटर्मिनेंट इसका मतलब कि ए और बी क्या होंगे, वो इन्वर्टिबल नहीं रहे होंगे। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्टेंस तभी होता है जब ए इंटू एक्स इक्वल टू बी अगर सॉल्यूशन होगा तो वो सॉल्यूशन हमारा कुछ इस तरह से लिखा जाता है। इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि एक्स अननोन मैट्रिक्स निकल पाएगा, यूनिकली एक्स को हम फाइंड आउट कर पाएंगे। अब ये इनवर्स इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये इक्वेशन यूनिकली सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कि ए ऑप्शन हो गया रॉन्ग। सी ऑप्शन भी रॉन्ग है, क्योंकि मॉड बी यानी डिटर्मिनेंट ऑफ बी, यहाँ पर मॉड का मतलब डिटर्मिनेंट होता है, ये जीरो दिया है। अच्छा, डी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन को चेक करते हैं। मान लेते हैं ये मैट्रिक्स दिया है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है। इसके डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करते हैं, डिटर्मिनेंट फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा,
सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ बी जीरो हो सकता है तो ये भी जीरो हो सकता है, इसका मतलब ये अगेन दोनों का प्रोडक्ट इन्वर्टिबल हो, ये जरूरी नहीं है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये हम लोग का स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो होगा तो ए इंटू एक्स इक्वल टू बी, इस मैट्रिक्स में जो अननोन मैट्रिक्स है एक्स है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल है। तो आंसर फिर से इसमें ये आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, टू ऑप्शन। ठीक है, थैंक यू।